जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। कल जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उसके बाद पटवारी का एग्जाम भी आने जा रहा है। आपका डिमांड था कि सर रीजनिंग और अरिथमेटिक का थोड़ा बता दो, तो आज हम रीजनिंग अरिथमेटिक कवर करेंगे। जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे तो अच्छे से लेक्चर देखेंगे, बट जो पटवारी वाले हैं वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से करेंगे और अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट खुद भी पहले ट्राई करना, अदरवाइज इंग्लिश मैथ्स को ऐसे सिर्फ देखने का बेनिफिट नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके एक आदमी कहता है शी इज द डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। तो पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके कौन कहता है? मैन कहता है। तो मैन कह रहा है, मैन की कहानी शुरू करेंगे। मैन कहां से कह रहा है? शी इज द डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई, तो मतलब मैन की कहानी यहां से शुरू हुई है, माई से। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। मैन कहता है माई मदर, तो मैन की मदर यहां पर आ गई। ठीक है, मैन की मदर कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। मैन की मदर ऊपर वाली आ गई। ठीक है, माई मदर्स डॉटर, माई मदर की डॉटर, मदर की डॉटर जो हुई इस मैन की क्या हुई? सिस्टर हुई ना। ठीक है, कहता है मैन कहता है मेरी जो मदर है उनकी डॉटर मैन की क्या होगी? सिस्टर होगी। यहां तक आपको समझ आ गया। माई मदर्स डॉटर का सन, तो मतलब माई मदर डॉटर मतलब जो मैन की सिस्टर उसका सन, तो सन यहां पर आ गया। प्लस इसलिए लिख रहा हूं, मतलब प्लस में लिखूंगा जो मेल होगा और माइनस लिखूंगा जो फीमेल होगा। यहां तक की स्टोरी आपकी खत्म होगी। क्या कह रही थी यहां तक की स्टोरी? क्या कहती है? माई मतलब मेरी, मैन कहता है मेरी मदर, तो मैन की मदर ये आ गई, ऊपर वाली जनरेशन में चल जाएगा। मदर की डॉटर वापस नीचे वाली जनरेशन, मतलब आपकी, ध्यान से सुनो, आपकी मम्मा की बेटी, आपकी क्या हुई? बहन हुई ना, तो यहाँ पर आ गया सिस्टर। फिर कहता है उसी डॉटर का सन, मतलब उसी सिस्टर का सन, यहाँ पर आ गया नीचे वाली जनरेशन में। अब क्या कहता है? अब आगे कहता है शी इज द, अब स्टार्टिंग से पढ़ना, शी इज द डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई मदर्स डॉटर सन, मेरी मदर की जो डॉटर की का जो सन है उसकी जो मदर है, उसकी मदर क्या हुई? इसकी बहन, उसकी जो बेटी है, देखो ना, शी इज द डॉटर ऑफ, उसकी क्या डॉटर है, तो मतलब इस सिस्टर की डॉटर की बात कर रहा है। तो हमें ये बताना है ये डॉटर इस मैन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो क्या लगी इस मैन की डॉटर? देखो आपकी बहन की बेटी आपकी क्या लगी? भतीजी लगी ना। आपकी बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर नीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वापस समझाता हूं। देखो कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ मैन सेड, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके आदमी कहता है, आदमी की स्टोरी यहां से शुरू हो रही है, तो मैं माई से स्टार्ट करूंगा। तो कहता है मैन क्या कहता है? मैन कहता है माई मदर मतलब मैन की मदर ऊपर वाली जनरेशन में आ गई। मदर की डॉटर मतलब आपकी मम्मा की बेटी आपकी क्या हुई? बहन हुई ना, तो यहां पर आ गई सिस्टर। तो डॉटर का सन, तो आ गया ये नीचे वाली जनरेशन में। ठीक है, यहां तक की आपकी स्टोरी, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब सन तक आपने पढ़ लिया। अब कहता है कि सन की मदर, ये देखो ना, यहां तक की स्टोरी खत्म हो गया। अब आगे पढ़ो, शी इज द डॉटर ऑफ मदर ऑफ सन। ठीक है, जो भी था आगे, तो सन की अब आपने मदर ढूंढनी है। सन की मदर क्या हुई? इस मैन की बहन हुई, और उसकी डॉटर बोल रहा है, तो मतलब उसकी मैन की बहन की बेटी। तो एक आदमी की बहन की बेटी उसकी क्या लगी? उसकी भतीजी लगी। यही बोला है ना, हाउ इज गर्ल्स रिलेटेड टू द मैन, गर्ल किस तरह से मैन से रिलेटेड है, तो उसकी भतीजी हुई। ठीक है, इस तरह से आपने ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने होते हैं। ब्लड रिलेशन वाला लेक्चर देख लेना, ये सारा आपको वहां पर कवर हो जाएगा, मैंने सारा आपको पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, अगर कोई दो नंबर है, एक 20% है और दूसरा 50% है किसी थर्ड नंबर का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, तो पहले नंबर का सेकंड नंबर से कितने परसेंटेज होगा। देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं यार। हमारे पास तीन हैं नंबर्स, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, और कहता है कि पहले दो नंबर है, मतलब कहता है कि एक 20% ज्यादा है और एक 30% है थर्ड नंबर का, ज्यादा नहीं है। मतलब एक मेरे पास थर्ड नंबर जो है ना, पहला नंबर उस थर्ड नंबर का 20% है और दूसरा नंबर इस थर्ड नंबर का 50% है। ठीक है, अब देखो आप अज्यूम कर लो, जब भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन मानोगे ना, तो आप अज्यूम कर लो, मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरा थर्ड नंबर 100 है, मैं मान लेता हूं मेरा थर्ड नंबर 100 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था कि जो दो नंबर्स हैं वो 20% एंड 50% है थर्ड नंबर, इसका मतलब पहला नंबर जो है वो थर्ड नंबर का 20% है। तो 100 का 20% क्या होता है? 20% का मतलब होता है डिवाइड कर दो 100 के साथ। तो 20% किसका निकालना है? 100 का थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर आपने 100 माना हुआ है, तो ये 100 गया, तो मतलब क्या आ जाएगा? 20, मतलब पहला नंबर आपका आ गया 20। सेकंड नंबर क्या आएगा? बोल रहे सेकंड नंबर 50% है थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर आपका 100 है, 100 का 50% 50 ही होता है। यहां तक तो आपको समझ आ गया। आपका पहला नंबर 20 है, दूसरा नंबर 50 है और तीसरा नंबर आपका 100 आ गया। अब क्या क्या रहा है वो निकालना है।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, पहले नंबर की परसेंटेज निकालनी है फ्रॉम सेकंड नंबर। तो पहला नंबर है 20, जो निकालना होता है वो ऊपर आता है, जिससे निकालना होता है वो नीचे आता है, तो वो आ जाएगा नीचे। तो पहले नंबर की परसेंटेज सेकंड से निकालनी थी, तो 20 ऊपर आ गया, 50 नीचे आ गया, इंटू कर देंगे 100। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 52 ज़ा 100 और 220 ज़ा 40, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 40%। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था नहीं, जस्ट परसेंटेज का क्वेश्चन हुआ है तो 100 लेके आप करो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए करना। ठीक है, तो देखो 1 घंटे के करीब लेक्चर लेंगे, जितने क्वेश्चन कवर होते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत डाले हुए पीडीएफ में, जितने कवर होंगे करेंगे, बाकी कुछ आपको होम असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ पाओ। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से करने होते हैं। एक नंबर को 100 मान लो, उसका 20% दिया तो 100 का 20 ही होता है, 20%, किसी का 50 35 पूछा है 35 ही होता है। तो ऐसा कर करके जो पूछा है, मतलब फॉर एग्जांपल परसेंटेज ए की 20 से निकालनी है, तो जो निकालने वाला है वो ऊपर, जिससे निकालनी है वो नीचे, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आपकी निकल जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के। ठीक है, सेम क्वेश्चन आगे एक परसेंटेज का, ये भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूँगा पटवारी वाले बच्चे भी ये देखो, क्योंकि आपने ये भी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट लेक्चर देख रहे हो तो पूरा देख लो, अब बीच बीच में कहाँ छांटते रहोगे रीजनिंग वाले क्वेश्चन। अ वुमेन्स वेज वॉज रिड्यूस्ड बाय 50%, मतलब एक वुमेन की सैलरी जो है उसको 50% कम कर दिया। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज बाय 50%। अब ऐसे क्वेश्चनों के कोई फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग से करने होते हैं। अब कह रहा है कि पहले एक वुमेन की तनख्वाह में 50% कमी कर दी गई, अगेन उसके जो वो रिड्यूस्ड वेज थे, जो 50% ऑलरेडी कमी की हुई थी, उसको बढ़ा दिया गया 50%। फाइंड हर लॉस इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसका टोटल कितना लॉस हुआ हमें ये बताना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, जब भी परसेंटेज क्वेश्चन करो मानो, मैं मान लेता हूँ उसकी वुमेन की सैलरी थी 100 रुपया, मैंने उसको 100 रुपया उसकी वेज थी, तो मैंने उसको कितना रिड्यूस कर दिया, 50%। तो 100 का 50% कितना होता है, 50, तो मैंने 50 क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो 100 में से 50 गया तो कितना, 50, मतलब इसकी अब सैलरी कितनी है, इसकी वेज कितनी है, 50। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%। ये जो रिड्यूस्ड वेज है इसको मैंने 50% बढ़ा दिया, मतलब मैंने 50 का 50% बढ़ा दिया। ये ध्यान से सुनो, 50% मतलब 50 बाय 100 इंटू क्या आ जाएगा 50, तो 50 का 50% बढ़ा दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये जीरो इसके साथ गया, मतलब 25 रुपये मैंने इसके बढ़ा दिए। तो रिड्यूस्ड वेज इसकी 50 थी और मैंने 25 बढ़ा दिए, मतलब इसकी आप कितनी होगी वेज, 75। ठीक है, अब पूछा फाइंड हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मतलब देखो इनिशियली इसकी कितनी थी, 100 रुपीज मैंने अज्यूम करी थी, और अभी इसको मैं कितनी दे रहा हूँ, 75 दे रहा हूँ। तो कितनी कमी करी मैंने, 25 कमी करी। तो मतलब 25 जो है परसेंटेज में निकालना हो तो इनिशियल कितना था 100, 25 बाय 100 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो आपका 25% जो है इसको मैंने क्या किया, इसको लॉस करवा दिया। ठीक है, लॉस कितना है 25%। सर हमें नहीं समझ आया, बिल्कुल नहीं आया तो वापस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक वुमेन की वेज को 50% रिड्यूस कर दिया, मैंने माना इसको पहले मैं 100 रुपया देता था, मैंने 50% कम कर दिया, 50% 100 रुपये का 50 ही होता है, तो 50 कम कर दिया, इसका मतलब अब मैं इसको कितने रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपये दे रहा हूँ। अब कहता है अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%। ये जो रिड्यूस वेज है अब मैंने इसको 50% बढ़ा दिया, मतलब 50% बढ़ाने का मतलब 50 बाय 100 इंटू 50, तो मतलब ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 5 से 20, मतलब 25 रुपये मैंने इसको बढ़ा दिए। तो 50 में 25 बढ़ा दिए, तो अब इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 75। अब पूछा फाइंड हर लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमें लॉस निकालना है परसेंटेज में। भाई इसके 100 रुपए थे और कम बढ़ा के मैं कितने दे रहा हूँ, इसको 75 दे रहा हूँ, मतलब इसको कितना नुकसान हो रहा है, 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने रुपए में से, 100 रुपए में से, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आया 25%। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आपको। अब ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज नहीं होते, ये दिमाग से करने होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन आए 100 लेके करोगे, काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े आगे 3-4 क्वेश्चन के बाद ही आएंगे। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, देखो ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जब भी आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने हैं, आपने सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो जब भी आप एफिशिएंसी निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जब भी वर्क टाइम का क्वेश्चन आए आपने सबसे पहले क्या निकालना होता है, एफिशिएंसी निकालनी। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। अब अगर आपकी एफिशिएंसी निकल गई, आप कुछ भी निकाल सकते हो। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, अभी बताऊंगा कैसे एज्यूम करते हैं। उसको हम डिवाइड करेंगे, टाइम जितना टाइम लग रहा है और फिर एफिशिएंसी हमारी निकल जाएगी। देखो अब कैसे करेंगे, कहता है ए वर्क, अब वर्क एक काम की बात हो रही है, कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 दिन। मतलब पी और क्यू दो बंदे हैं, ये मिलकर आपस में किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में। मतलब टाइम कितना लगता है, 12 दिन। ठीक है,
क्यू एंड आर इन 15 डेज, अगर क्यू और आर दो बंदे आपस में मिलके काम करते हैं तो ये कितने दिन लगाते हैं, ये 15 दिन लगा देते हैं। आर एंड पी अगर मिलके काम करते हैं तो ये कितने दिन लगा देते हैं, 20 दिन लगा देते हैं। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन फिनिश द वर्क, अगर पी अकेला ये सारा काम करेगा वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। मतलब पी प्लस क्यू मिलके 12 दिन में करते हैं, क्यू प्लस आर मिलके 15 दिन में करते हैं, आर प्लस पी 20 डेज में करते हैं। हमें बताना है कि पी अकेला अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आपने निकालना होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम अच्छे वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल तरीका है। सबसे बड़ी टर्म देखो क्या है, 20। क्या देखो इस 20 को ये दोनों डिवाइड करें, 12 के टेबल में 20 आता है, 15 के टेबल में आता है नहीं, तो इसका मतलब 20 एलसीएम नहीं हो सकता। 20 के बाद क्या आता है, 22 जा 40। देखो 40 को 15 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब 40 भी नहीं हो सकता। फिर 23 जा क्या होता है, 60, तो 60 को तीनों डिवाइड कर रहे हैं, 12 5 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 15 4 जा 60 होता है और 23 जा 60 होता है। इसका मतलब 60 को तीनों डिवाइड करें, इसका मतलब 60 एलसीएम होगा। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, ये आपका आ गया वर्क, ध्यान से सुनो, ये आ गया वर्क, ये सारा क्या है, टाइम। ये बोल रहा है ना पी प्लस क्यू मिलके 12 दिन लगाते हैं, क्यू प्लस आर मिलके 15 दिन, आर प्लस पी मिलके 20 दिन। ये आपका वर्क आ गया, ये आपका टाइम आ गया। आपको एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टोटल वर्क कितना है 60, उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 5 60। ठीक है, 12 5 60 होता है ना, 12 5 60। अब इसी तरह क्यू प्लस आर जो है ये कितना है, 15, मतलब ये 15 दिन लगाते हैं, तो टोटल वर्क कितना है 60। 60 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4, मतलब इनकी एफिशिएंसी 4 है। आर प्लस पी 20 दिन में काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/20, मतलब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, ये सारे आपस में मिलके कितना एफिशिएंसी से काम करते हैं। देखो इन सबको ऐड कर दो, 5 4 9 3 12, तो मतलब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड भी ऐड कर दूं, राइट साइड भी ऐड कर दूं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 12। लेफ्ट साइड ऐड करो, पी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, आर भी 2 बार, इसका मतलब 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं जस्ट पी प्लस क्यू प्लस मतलब तीनों की एफिशिएंसी निकालूं, पी प्लस क्यू प्लस आर, वो क्या हो जाएगा 12/2, 12/2 मतलब 6। इसका मतलब तीनों की मिल के एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की मिल के एफिशिएंसी कितनी है, 6। तीनों की मिल के एफिशिएंसी कितनी है, 6। अगर मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे निकालना है पी के कितनी, पी अकेला कितने दिन में काम करता है, तो पहले मैं पी की एफिशिएंसी निकालूंगा, वर्क को पी से एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर निकल जाएगा, पी अकेला कितने दिन में काम करता है। तो देखो यहाँ पर आप देखो क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आपको पता है ना, कहाँ से, यहाँ पर देखो क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 डाल दूंगा, तो p प्लस 4 किसके बराबर आ जाएगा, 6। इसका मतलब p की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, 6 में से 4 गया तो 2। इसका मतलब p की एफिशिएंसी कितनी है, 2। टोटल वर्क कितना है, 60। तो अगर टोटल वर्क 60 है, p की एफिशिएंसी 2 है, तो p कितने दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा इसको कंप्लीट करने में, तो 30 डेज इसका आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन इसके बाद ही डाला हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, समझ आ जाएंगे अगर टाइम एंड वर्क आज तक नहीं पढ़ा हुआ अच्छे से। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कह रहा था एक वर्क को पी क्यू आपस में मिलकर 12 दिन में करते हैं। ये देखो यहाँ से देखो ध्यान से, पेन चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, फिर आपको समझ आएगा। बेसिकली पी और क्यू मिलके आपस में किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू प्लस आर 15 दिन में करते हैं और आर प्लस बी 20 दिन में करते हैं। ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों का हमेशा एलसीएम ले लो, आ गया 16। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60 को 12 से डिवाइड किया 5। इसकी एफिशिएंसी क्यू प्लस आर की कितनी आ गई, 60 प्लस 15 4 और आर प्लस बी की आ गई 60 प्लस 23। टोटल इनकी तीनों को ऐड करो, 5 4 9 प्लस 3 12, 12 एफिशिएंसी है और इनको ऐड किया तो ये क्या आ गया, ट्वाइस पी प्लस क्यू प्लस आर। मतलब मुझे अगर खाली पी प्लस क्यू प्लस आर की निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितना आ गई, 6। क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी मुझे पता है 4 है, तो इसकी जगह मैं 4 डाल दूंगा, इसका मतलब पी की एफिशिएंसी मेरी निकल जाएगी 2। मैं पी की एफिशिएंसी क्यों निकालना चाहता हूँ, बेसिकली मुझे ये बताना है कि पी अकेला कितने दिन में काम करता है। मुझे पी की एफिशिएंसी पता होगी, टोटल वर्क मुझे पता है, तो टोटल वर्क को जब मैं एफिशिएंसी या पी से डिवाइड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा पी को कितने दिन लगेंगे काम करने में, 30 डेज लगेंगे उसको काम कंप्लीट करना है। आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो भी टाइम एंड वर्क का, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन डाला है। ठीक है, देखो सिंपल है, ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 दिन। ए प्लस बी जो है वो मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। बी प्लस सी जो है मिलकर किसी काम को करते हैं 15 दिनों में। सी प्लस ए जो है मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। हमें बताना है कि तीनों मिलकर कितने इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जो भी पूछा हो सबसे पहले आपने क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क इसका भी कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि ये तीनों ही सेम नंबर हैं। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60 को 12 से डिवाइड करो तो 12 5
ठीक है, और 60 को 15 से डिवाइड करो 4 और 60 को 20 से डिवाइड करो 3, ठीक है। अब इन तीनों को लेफ्ट साइड वालों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, ठीक है। और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 4 9 3 12, ध्यान से देखो 5 4 9 3 12, इसको 2 को कॉमन ले लूंगा क्योंकि मुझे ये बताना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करें, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो तीनों की मिला के क्या आ जाएगी 2a + b + c, पहले मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 12, इसका मतलब तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, a + b + c 12/2 हो जाएगा, तो 12/2 मतलब कितना होता है 6, तो मतलब इनकी तीनों की मिलाकर आपस में एफिशिएंसी कितनी है 6, टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 को मैं तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 10 दिन। अगर ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं तो ये 10 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको किस तरह से करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है, दिस इज क्लियर। हाँ, नेक्स्ट आपका है, ये आ गया आपका वही इनकम वाला, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। कहता है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7। देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, नेक्स्ट वाला भी इसी के रिलेटेड है, वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। कहता है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की जो इनकम है उनका रेशियो क्या है 3:7:4, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार थोड़ा डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है बट ऐसे लग सकता है। देखो इनकम की रेशियो क्या दी हुई है, ध्यान से देखो, ए बी और सी की इनकम, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनकम की रेशियो दी हुई है। इनकम की रेशियो क्या दी हुई है, मतलब ए है 3, बी है 7 और सी है 4। इसी तरह इनके एक्सपेंडिचर की क्या दी हुई है, एक्सपेंडिचर की दी हुई है, ए बी सी की एक्सपेंडिचर की कितनी दी हुई है 4:3:5, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना है सेविंग ऑफ सी, हमें सेविंग ऑफ सी, देखो आपको सेविंग निकालनी है तो सेविंग, देखो सेविंग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका एक फॉर्मूला, आपकी जो इनकम है उसमें से आप कुछ कर देते हो खर्चा और कुछ कर देते हो सेव, बस ये फॉर्मूला है आपका। मतलब अगर आपको सेविंग निकालनी है सी की, आपको सी का इनकम चाहिए कितनी है और सी का खर्चा चाहिए। जब आपको सी का खर्चा भी मिल गया, सी की इनकम भी मिल गई, तो सी की इनकम में से सी के खर्चे को माइनस कर दोगे तो आपको सी की सेविंग मिल जाएगी, ये हमें करना है, ठीक है। बट डायरेक्टली हमें सी की इनकम खर्चा नहीं ना मिलेगा, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये समझो, हमें दिया हुआ ए कितना सेव करता है 300 आउट ऑफ 2400, मतलब ए की इनकम है 2400, उसमें से वो 300 सेव करता है, मतलब ए की इनकम भी हमें बताई हुई है और ए की हमें सेविंग भी बताई हुई है। तो इसकी हेल्प से हम सी का निकालेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर, वहां से सी की सेविंग निकल जाएगी। अब कैसे करेंगे, देखो ए की इनकम कितनी है 2400, बट रेशियो कितनी दी हुई है 3, इसका मतलब 3 रेशियो को किसके बराबर लिया हुआ है इन्होंने 2400 के बराबर। देखो मैं कुछ खुद नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में चीजें दी है उसको यूज करूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, एक आपको बस मैंने बताया कि इनकम जो होती है वो किसके बराबर है, आप कितना खर्चा करते हो प्लस आप कितना सेव करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ए जो है, ए की इनकम कितनी दी है, देखो ना लिखा हुआ है ना, इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, मतलब 2400 में से 300 सेव करता है, इसका मतलब 2400 उसकी इनकम है, 300 वो सेव कर रहा है, तो 2100 वो खर्चा कर रहा है। इतना तो आपको समझ आता है, ये तो सिंपल है। तो इसका मतलब है कि ध्यान से समझो इस चीज को, इसका मतलब है कि वो कितना खर्चा कर रहा है, 2100 खर्चा कर रहा है, 300 जो है वो सेव कर रहा है, तो 2400 उसकी क्या है, 2400 उसकी इनकम है, ठीक है। ध्यान से समझो इस चीज को, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 3 जो है वो आपका किसके बराबर है 2400 के बराबर है, ठीक है, 3 2400 बराबर है, इसका मतलब एक रेशियो आपकी किसके बराबर है, 2400 को 3 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो आपकी किसके बराबर आ गई 800 के बराबर आ गई, ठीक है। 1 रेशियो आपकी आ गई 800 के बराबर। अब सर आपको क्यों जरूरत थी 1 रेशियो निकालना, देखो 1 रेशियो मैंने इसलिए निकाली, अगर मुझे यहाँ से एक रेशियो पता चल गई तो भाई मैं सी की भी तो इनकम निकाल सकता हूँ। सी की रेशियो कितनी है 4, तो 4 को जो मैं एक की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे सी की इनकम मिल जाएगी। मुझे चाहिए क्या, सी की इनकम और सी की एक्सपेंडिचर, उस सी की इनकम में से सी के एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा, सेविंग निकल जाएगी। तो यहाँ से मुझे सी की क्या मिल गई इनकम, तो सी की इनकम कितनी आ गई 3200 रुपया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकम सी की कितनी है 3200। अब मुझे क्या चाहिए सी का एक्सपेंडिचर, तो मेरी सेविंग निकल जाएगी। अब एक्सपेंडिचर निकालना, अब एक्सपेंडिचर पे चलो, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सी की इनकम जो है मेरे पास निकल गई, कितनी आ गई, सी की इनकम आ गई मेरे पास 3200, सी की इनकम आ गई, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मैं चलता हूँ एक्सपेंडिचर वाली साइड। एक्सपेंडिचर देखो ए का कितना है, देखो ए का
एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी दी हुई है 4, बी की कितनी दी हुई है 3 और सी की कितनी दी हुई है एक्सपेंडिचर, सी का एक्सपेंडिचर दिया है 5। अब मैं देखो यहाँ से निकालता हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी तो मुझे रेशो में एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो बेसिकली ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ए का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 4x, ए का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 4x, ए का एक्सपेंडिचर है 4x प्लस ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है 2400। देखो ये फॉर्मूला देखो ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो सेविंग ऐड करूंगा, सेविंग कितनी है 300 इज इक्वल्स टू इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम 2400। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ये x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। जब मुझे ये x की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो ये c क्या है 5x, तो यहाँ से मुझे c का खर्चा नहीं मिल जाएगा, तो इनकम में से खर्चे को माइनस करूंगा, मेरी सेविंग निकल जाएगी, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो a बेसिकली a की रेशियो कितनी है 4, तो मैं इसको 4x मान सकता हूँ। 4x क्या था इसका खर्चा, 4x में इसकी मैं सेविंग डाल देता हूँ, सेविंग कितनी है 300, फॉर्मूला में यही यूज़ कर रहा हूँ। तो सेविंग इसकी कितनी है 300 और इसकी इनकम कितनी है 2400। तो 2400 जो हमारा 4x प्लस 300 किसके बराबर हो जाएगा 2400 के बराबर। तो देखो 4x किसके बराबर आ जाएगा 2100, मतलब इसका खर्चा किसके बराबर 2100, बट मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x आ जाएगा मेरा 2100 डिवाइडेड बाय 4। तो 2100 के आपने क्या कर देना 4 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 4 5 20 5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 525। तो ये आपका x निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर c चाहिए, c की रेशो कितनी है 5, तो मतलब इसको क्या करोगे आप 5x मान लोगे, तो 5 × 525, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25, तो इसको आप अगर करोगे ये कितना आ जाएगा आपका 262, तो 2625। तो ये कितना निकल गया आपका 2625, मतलब आपका c का खर्चा कितना निकल गया 2625। c का आपके पास इनकम कितनी निकली थी 3200, तो 3200 में से अगर आप 2625 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 575। तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया, नहीं समझ आया सर थोड़ा टिपिकल हो गया। देखो एक क्वेश्चन में डिफिकल्ट पढ़ाता हूँ, इसके बाद सिंपल डाल दूंगा, ये कवर हो जाएगा, बट ये चीज़ समझनी है आपको। क्या समझना है, देखो पूरा रेशियो प्रोपोर्शन तो मैं अभी एक ही बार में नहीं समझा सकता, बट ध्यान से देखो यहाँ पर आपको इन तीनों की इनकम की रेशियो दी हुई थी 3:7:4। देखो ए बी और सी की इनकम आपको दी हुई थी, इनका एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, उसकी रेशियो दी हुई है। आपको बोला हुआ कि ए 300 रुपया सेव करता है, ए की सेविंग बताई हुई है और ए की इनकम भी बताई है। आपको सेविंग निकालनी है सी की, ध्यान से सुनो। पहले मैं देखो यहाँ से सी की इनकम निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ए की इनकम कितनी है 2400, 2400 किसके बराबर है 3 रेशो के बराबर, यहाँ से एक रेशो निकल जाएगी 800, तो 800 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सी की तो 4 है ना रेशो, 800 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3200। इसका मतलब जो है मेरे पास ए की सेविंग आ गई, ए की इनकम, सी की इनकम कितनी आ गई 3200, ये मेरे पास निकल गया सी की इनकम। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे फिर आपका क्या आ जाएगा सेविंग, तो इनकम मेरे पास निकल गई 3200। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए सी का खर्चा, तो सी का खर्चा कैसे निकलेगा, देखो ए का, ध्यान से सुनो, ए का क्या है, ए है 4, ए की रेशो कितनी है 4, इसका मतलब इसका खर्चा कितना 4x, बट ए की इनकम कितनी है 2400 और ए की इनकम कितनी है 2400, ए की इनकम है। ठीक है, 2400 ए की इनकम है और वो कितने सेव कर रहा है 300 सेव कर रहा है। इसका मतलब जो है आपका 4x किसके बराबर हो जाएगा 2400 माइनस 300। इसका मतलब जो आपका ए का खर्चा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2100। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, इसको डिवाइड करके x की वैल्यू आपकी आ गई थी, कितनी आई थी, इसको डिवाइड करके अगर मैं 2100 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना आया था 500, कितना आया था 525 आया था आई थिंक। ठीक है, 525 आया था। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया x की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर खर्चा c का कितना है 5, तो 5 को 525 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको 3200 से माइनस कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा c की सेविंग निकल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ा है ना, ये बहुत इजी है, ये भी रेशियो प्रोपोर्शन प्लस परसेंटेज का मिला के क्वेश्चन है। इधर से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको रेशियो प्रोपोर्शन में दिक्कत नहीं रहेगी। कहता है ए बी एंड सी जो हैं उनकी रेशियो कितनी है 1:3:4। ठीक है, ए बी और सी इनकी रेशियो कितनी है 1:3:4। ठीक है, अगर सैलरी जो है इनकी इंक्रीज करता हूँ 5%, 10% और 15%, हमें बताना है इंक्रीज सैलरी जो है वो उनकी रेशियो क्या होगी। कुछ नहीं है यार, इनकी रेशियो है 1:3:4। अगर मैं इनकी सैलरीज को इंक्रीज करूंगा तो मुझे उसकी रेशियो बतानी है। देखो आप 1:3:4 का 5%, 10%, 15% निकालना मुश्किल है, बट आप एक काम करो, इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, इससे क्या होगा, रेशियो में तो फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में आप किसी सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई 2 हो 10 हो, जितनी भी रेशियो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों वापस कट जाएंगे तो 1:3:4 ही बचेगा। इसका मतलब आपकी जो रेशियो है वो क्या आ गई 100:300:400, ये आपकी ABC की रेशियो है। अब 100 का 5% क्या होता है 5,
ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये कितनी आ गई नई रेशियो इसकी 105। इस तरह 300 का 10% कितना होगा, 300 का 10% निकालना है ना, तो क्या होता है 10/100 इंटू 300, तो ये कट जाएगा, 0 से 0 गया तो 3 इंटू 10 क्या आ गया 30, तो 300 में 30 ऐड करो तो कितना आ गया नई रेशो 330। इंक्रीज कर रहे हैं ना तो ऐड भी तो करना है, 10% निकालने के बाद ऐड भी करना है। अब 400 का आपने 15% निकालना, कुछ नहीं है 15/100 इंटू 400, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 गया, 15 चुके कितना होता है 60, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 460, ठीक है। अब इनको काट दो, 5 की टेबल में ये तीनों आते हैं, तो 5 से काटोगे 5 21 होता है 105, ठीक है। और ये आएगा 6 5 30, हाँ तो 66 से कटेगा, ये 66 से कटेगा और 460 को काट दो, 5 9 होता है ना 45, तो ये 92 से कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 21 66 92। देखो कौन सा ऑप्शन है 21 66 92, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर एक ही कंसेप्ट सीखना था कि रेशो को अगर हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सीपीएसपी का क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का। अगर सेलिंग प्राइस जो है 12 बुक्स का, देखो जो बोल रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसके बाद रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कॉपीज, मतलब अगर 12 बुक्स का सेलिंग प्राइस जो है वो 18 का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 12 बुक्स का सेलिंग प्राइस जो है 18 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस कितने का है 12 बुक्स का, उसको किसके इक्विवेलेंट बोला हुआ है 18 का कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 18, ऐसे ही करना होता है ये क्वेश्चन। 2 मिनट में क्वेश्चन निकल जाएगा, अदरवाइज दूसरा तरीका करोगे बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत लेंदी है, तो आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जस्ट अगर इसमें बोला हुआ है कि 12 बुक्स का सेलिंग प्राइस, तो 12 इंटू सेलिंग प्राइस वो किसके बराबर है 18 का कॉस्ट प्राइस, तो 18 इंटू कॉस्ट प्राइस। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है इसी तरह से करना, तो आप रेशियो निकाल दो, ठीक है। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितनी आ जाएगी 18/12। तो इसको काटो, 6 3 18, 6 2 12, तो रेशियो आपकी आ गई 3/2। अब आपको क्या निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो ये नीचे क्या आपका सीपी, ध्यान से देखो ये आपका सीपी, ऊपर क्या एसपी, ठीक है। आपका क्या होता है बेसिकली जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है प्लस आप उसमें क्या ऐड करते हो प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलके क्या बनता है सेलिंग प्राइस। मतलब आपकी कोई किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस थी, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट कमाने के बाद तो आप उसको बेच देते हो। फास्ट में 500 की चीज़ ली, मैंने 200 उसमें से प्रॉफिट रखा अपना और 700 की वो बेच दी, तो यही है, नीचे कॉस्ट प्राइस है ऊपर सेलिंग प्राइस। तो देखो इनमें कितना डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस आपका 2 है और सेलिंग प्राइस कितना है 3, इसमें मतलब कितना है प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय डिवाइड में हमेशा हम क्या लेते हैं सीपी लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 50, तो आपका कितना प्रॉफिट आ गया 50% आपका प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही करना होता है, ये होता है रेशो से परसेंटेज निकालना। कैसे निकाल, देखो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया है, कुछ नहीं था, 3/2 है, ये तक नीचे कॉस्ट प्राइस है ना, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस है और ये ऊपर सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 2 था सेलिंग प्राइस 3, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ 2 की चीज 3 के पीछे प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ। तो जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो थी मैंने नीचे ले ली 1/2 इंटू परसेंटेज कर रहा हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई तो करूंगा ना, परसेंटेज का मतलब ही है, ठीक है। तो परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज साइन को अगर रिमूव करना हो तो वहां पर 100 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व करोगे, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग के वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ इतना नहीं है, जस्ट आपको इसकी नंबरिंग पता होनी चाहिए हर एक की। अगर नंबरिंग नहीं भी पता तब भी बता देता हूँ, एक इजोटी से मैंने आपको याद करवाया था, अगर आपको इजोटी याद है, मतलब ई की नंबरिंग होती है 5, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और वाई की 25 होती है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्योंकि अगर सपोज करो मैं आपकी डी की पूछ लेता हूँ, आपको पता है ई से पहले डी आता है, डी होता है, इसका मतलब डी की 4 होगी, क्योंकि अगर ई की 5 है तो डी की 4 होगी। तो ये सीक्वेंस थोड़ी याद, बाकी मैंने दूसरी तरह से भी आपको याद करवाया था, अगर आपको वो लेक्चर याद होगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी बता देता हूँ कैसे आप क्वेश्चन करोगे। जैसे अगर आप इसकी नंबरिंग नहीं लिखना चाहते तब भी एक सिंपल तरीका है, जैसे क्या बोल रहा है, अगर नोएडा को लिखा हुआ है STNIF, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोएडा, उसका कोड उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आप ना नंबरिंग डाल के ही करना क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका नंबरिंग डाल के ही समझ आता है बेसिकली सीक्वेंस हो क्या रही है। बता रहा है कि नोएडा को ऐसे लिखा हुआ है, हमने बताना है मेरठ को कैसे लिखा जाएगा, मेरठ को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ से देखो एन के बाद एस आ रहा है, तो देखो एन के बाद गिनना शुरू करो, फिंगर्स में गिनो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। एन के बाद क्या आता है O P
क्यू आर, फिर आता है एस। इसका मतलब एन में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो फिर ऐसा है, मतलब एन के बाद ओ पी क्यू और आर, कितने हो गए 4, फिर उसके बाद एस आ रहा है। ओ के बाद देखो, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, फिर टी आर, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 ऐड हो रहा है। आई के बाद देखो जे के एल एम, फिर एन आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी 4 ऐड। इसी तरह यहाँ पर भी 4 ऐड। ए के बाद देखो एफ आ रहा है, तो बी सी डी ई, तो उसके बाद एफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी 4, मतलब हर एक में 4 ऐड हो। इसी तरह आपने एम में भी 4 ऐड करना है, तो करो। एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी क्यू, इसका मतलब आपका क्या आएगा, आर आएगा, तो 4 डालेंगे, कौन सा आगे आर, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो यहीं से उड़ गया। अब देखो यहाँ पर ई के बाद देखो, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई, 4 छोड़ दिए तो आपका क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, तो आर के बाद जे, इसका मतलब आपके ये ऑप्शन भी गया, तो इन दोनों में से कोई है। बट यहाँ पर तो ये सारे सेम है, यहाँ तक तो सारे सेम है, तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, आपको जस्ट लास्ट वाला चेक करना है। तो टी के बाद 4 गिनो, टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 4 छोड़ दिए, तो एक्स के बाद क्या आ गया, वाई, तो आपका आंसर क्या आएगा, वाई वाला, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यार ये कोडिंग डिकोडिंग बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, अब मैं कैसे आपको बताऊं, सारी तरह से आपको पहले समझाया हुआ है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर नहीं कुछ है दिमाग में तो ऐसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी सिंपल कोडिंग का क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें करने वाला, बता देता हूँ। ये ना बोलें रीजनिंग वाले जो बच्चे पटवारी वाले बोलेंगे सर हम तो आए थे लेक्चर लगाने, आप तो अर्थमेटिक करके चले गए, रीजनिंग का तो कुछ पढ़ाया नहीं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एच के यू जी का मतलब है, एच के यू जे का मतलब है फिश, एफ आई एस एच। अब देखो ना यहाँ पर पता क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर कोडिंग नहीं ना लिखी हुई है अगर आपने इनकी, तो आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत आ सकती है, बट मेरे को तो इजीली समझ आ गया। क्या समझ आ गया, देखो एफ के बाद क्या आता है, जी, उसके बाद एच, मतलब ये उल्टा चल रहा है, एफ के बाद जी देन एच, आई के बाद जे देन के, एस के बाद टी देन यू, एच के बाद आई देन जे, इसका मतलब एक एक ऐड हो रहा है, उल्टा एक ऐड हो रहा है। तो हमें बताना है UVCD का क्या मतलब होता है, UVCD का मतलब यहाँ के पीछे हमें एक छोड़ के पीछे जाना है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे S लिखूँ तो STU, ये ठीक है, यहाँ पे V है तो V के पीछे जाओ ना, T लिखूंगा TUV, ठीक है, TUV। C के बाद क्या पीछे क्या आएगा, ABC, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा A, और D के पहले क्या आएगा B, तो BCD, तो मतलब यहाँ पर B, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप। देखो जैसे वहाँ पर ऊपर से नीचे ऐड हो रहा था ना, यहाँ पर उल्टा ऐड हो रहा है, STU, ऐसे ऐसे उल्टा, तो यहाँ पर मैंने इसलिए एरो ऊपर बना के आपको बताया था। बाकी बेस्ट तरीका होता है आप इनकी नंबरिंग लिखो, तो यहाँ पर इस केस में -1 हो रहा होगा तो एक एक छोड़ते जाना, जैसे ऊपर वाले में +4 हो रहा था, यहाँ पे -1 हो रहा होगा, बट वो नंबरिंग लिखोगे तो आपको समझ आएगा। बट यहाँ पर भी इजी तरीका, जब सामने कोड समझ आ गया, नंबरिंग लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करना, जैसे आपका क्वेश्चन बने आपको जस्ट क्वेश्चन ही निकालना है, किसी को ये नहीं दिखाना होता है कि साथ में आपने नंबरिंग करा है या कैसे निकालना है, जस्ट आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स, 3 लड़के हैं उनकी एवरेज एज 15 साल है, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन में यार एक ही फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर तो फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। एवरेज होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आपकी, कोई भी उनको सम करो, डिवाइड करो नंबर के साथ। तो अगर यहाँ से आपको सम निकालना हो ना, तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 फॉर्मूले अगर किसी को आगे समझ, एक ही फॉर्मूला से 2 निकालें तो सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, 3 बॉयज़ की एवरेज है 15 साल, इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशियो 3:5:7, ठीक है। तीनों की एवरेज कितनी है, 15 साल। ध्यान से देखो, एक की मान लेता हूँ 3x, दूसरे की मान लेता हूँ 5x, तीसरे की मान लेता हूँ 7x, ठीक है। यही आ गया, इन तीन एवरेज निकालनी है, तीनों को सम करेंगे, डिवाइड करेंगे 3, तो वो एवरेज मुझे कितनी दी हुई है, 15 साल। हमें निकालनी है किसकी एज, यंगेस्ट की। तो देखो 7, 5, 12, 3 कितने हो गए, 15x, 15x/3 आपका किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर। ये गया इसके साथ, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 3। आपको यंगेस्ट की निकालनी है, यंगेस्ट वाला कौन सा है, 3x, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर आप ऐसे क्यों x लेके क्यों करवा रहे हो, मैं ऐसे भी करवा सकता था, जैसे 7, 5, 12, 3, 15, तो 15 आपकी जो है क्या है, 15 जो है इन नंबर्स का रेशियो है, उसको डिवाइड करोगे, 3 नंबर हैं तो 3 के साथ, ये किसके बराबर है, 15 साल के बाद ये कटा, इसका मतलब a किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 की निकालनी है, तो 3 × 3 वो क्या होता है, 9। बट क्यों ऐसा करना है, जब x लेके भी इजीली हो सकता है। तो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन इस तरह से ही होगा आपका सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एवरेज के एग्जाम में आते हैं। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 20, 50 नंबरों की एवरेज 20 है। इफ 2 नंबर्स 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड, अगर 2 नंबर को मैं डिलीट कर देता हूं तो हमें रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज बतानी है, ठीक है। यही वो फॉर्मूला जो बता रहा था ना एवरेज का,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 20, 50 नंबर्स की मतलब नीचे ये बोल रहा है 50 नंबर की, ये नीचे वाले ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 50 नंबर की, एवरेज कितनी है 20, कितनी एवरेज है 20, मतलब हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं। सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 20 इंटू 50, मतलब सम कितना आ गया 1000, सम कितना आ गया 1000। अब बोल रहा है इफ 2 नंबर्स आर डिस्कार्डेड, मतलब इस सम में से 2 नंबर निकाल दो, मतलब 1000 में से अगर मैं ये 2 नंबर निकाल देता हूँ, कौन से 37 और 43, तो मेरे पास कितना बचा, अगर मैं 1000 में से 37 और 43 निकाल देता हूँ तो 37 और 43 कितना होता है 80, मतलब 1000 में से अगर मैं 80 निकाल देता हूँ तो मेरे पास सम कितना बचा 920। मुझे क्या निकालनी है, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, तो 920 जो है सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने बचे, 2 काट दिए, 50 में से 2 निकल के कितने बचे 48, तो 920 को 48 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर पॉइंट में थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 1000 को मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 20, इसका मतलब यहाँ पर भी तो 920 को 48 से ही डिवाइड करो, मतलब 50 के आसपास वाला नंबर है, इसका मतलब आंसर आपका 20 से आसपास होगा, बट 20 से कम होगा क्योंकि ये 48 से डिवाइड हो रहा है ना कि 50 से, तो 20 से कम आसपास वाला नंबर कौन सा है, 20 से कम आसपास वाला नंबर 19.70 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, कुछ नहीं है। एवरेज वाले लेक्चर में पढ़ाया था, एवरेज निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर बोला हुआ है 50 नंबर की एवरेज 20 है, तो सम कितना हो जाएगा 50 इंटू 20, यहाँ से देख लो ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करो, सम निकल, मतलब सम इनका आ गया 1000। अब बोल रहा है इस 1000 में से 3743 को माइनस कर दो, तो मैंने कर लिया, 80 माइनस करे कितना बचा मैं 920। अब इसकी एवरेज पूछा है तो 920 को अब कितने नंबर बचे, 2 निकाल दिए, 50 में 48 नंबर बचे, इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर निकल जाए। कुछ नहीं करना यार, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये सर, सभी ईजी होता है। ये क्वेश्चन दूँ होमवर्क, ये क्वेश्चन अभी कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे कैसे बोर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं, वो सिंपल फॉर्मूला लगता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये वो, तो वहाँ से निकल जाना था। तो ये क्वेश्चन अभी आप पॉज करो, इसको ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, कल आपका एग्जाम है। अब मैं आपके लिए अलग से वीडियो तो नहीं लाऊंगा किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, 2 मिनट में भी ब्रेक ले लेता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो आपने क्या करना है, कल आपका एग्जाम है, पहली बात तो घर से टाइमली निकलना, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कंज्यूम करके जाना, ऐसे नहीं चले जाना एग्जाम में, तो कुछ कंज्यूम करके टाइमली सेंटर में पहुंचना। लेट पहुंचोगे तो एग्जाम में प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई मैं लेट पहुंच गया, लेट हो जाऊंगा, ये वो एंजाइटी वाला फेस आ जाता है, वो नहीं करना। टाइमली सेंटर में पहुंचना, अपनी जो एसेसरीज हैं वो आप साथ लेके जाओगे, बच्चे तो अब हो नहीं आप, और आप एग्जाम देने जा रहे हो प्रिपरेशन करके, ये चीज़ें आपको पता है, वहाँ पर पहुँचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने पेपर के जितने क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन गो थ्रू करना है, ठीक है। जितने आपके क्वेश्चन है आपने सारे के सारे क्या करने हैं, गो थ्रू करने ही करने। 80 मार्क्स है आई थिंक, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देखने, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 80 के 80 करने, बट 80 के 80 क्वेश्चन आपने देखने हैं एग्जाम में, मतलब आपके पास टाइम बचना चाहिए। सेकंड थिंग, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, एग्जाम का अगर आपने पढ़ा हुआ है और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है, तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो ज़्यादा तुक्का तक की मत करना, ठीक है। अदरवाइज कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा, अगर कोई 2 ऑप्शंस आपके आ रहे हैं और 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, 2 आप एलिमिनेट कर चुके हो, तो उन 2 ऑप्शंस में आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट मैथ के क्वेश्चन ऑप्शन से निकल जाते हैं, ध्यान से सुना, एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन ऑप्शन से निकल जाते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आता ऑप्शन पुट करके कर लेना। जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो नहीं निकलते, मैथ के क्वेश्चन ऑप्शन से निकाले जा सकते हैं, तो निकालना। सेकंड, जिद नहीं करना एग्जाम में, ये फैक्टर बहुत मार देता है, जिद नहीं करना। जिद मतलब एक क्वेश्चन नहीं निकल रहा है बट आपको लगता है ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है, मैं निकाल सकता हूँ, मैं उसमें 5 मिनट दे दूंगा, महाबेवकूफ़ी होगी वो आपके लिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उसी को कहते हैं। जिद नहीं करनी होती, आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मैं मैथ में सुपीरियर था, इस क्वेश्चन में इतना टाइम दिया मैं निकाला, भाई क्या फ़ायदा अगर बाकी पेपर रह गया, तो जिद नहीं करनी है, ठीक है, ये भी याद रखना। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, जैसे मर्जी करो, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर, चेंज नहीं करनी होती है लास्ट डेज में, जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है वैसे करना। एक मेरी एडवाइस लेके जाना कि OMR शीट लास्ट में मत भरना प्लीज़। ये नहीं है कि आपने 80 के 80 क्वेश्चन रखे हुए और लास्ट में भरोगे, नहीं, डिवाइड कर लो, 20-20 भर लो, 30-30 भर लो, 10-10 भर लो, जैसे करना चाहिए। एक भी नहीं भरना, ये नहीं एक क्वेश्चन किया पहले OMR भी, वो टाइम वेस्ट होता है। 20-20-30, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप 80 क्वेश्चन भर रहे होते हो ना, एक भी क्वेश्चन में अगर सीक्वेंस गलत होगी ना, तो पूरी सीक्वेंस गलत हो जाती है, तो वो OMR शीट ही जाएगी, आपकी क्वेश्चन पेपर के टिक नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो OMR शीट भरने में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 24। 2 नंबर हैं, ध्यान से सुनो, 2 नंबर्स हैं
उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना है। यार ये क्वेश्चन रह गया ना ट्रेन वाला, पहले ये करेंगे ना उसके बाद नीचे करेंगे। देखो कहता है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 ट्रेनें मेरे पास, उनकी लेंथ इक्वल है। तो मान लेते हैं एक की लेंथ अगर डी है तो दूसरे की लेंथ भी डी है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, देखो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है ना, उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब इसकी स्पीड जो, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ ए मान लेते हैं और ये स्पीड ऑफ बी मान लेते हैं, तो ये इनकी स्पीड जो होगी रिलेटिव स्पीड, वो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये चीज़ याद रखना। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो ऐड हो जाएगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड्स माइनस हो जाते हैं, एस से माइनस एस पे हो जाता है उस केस में। ये चीज़ याद कर लेना, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। कहता है वो पास कर रहा है एक पोल से। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पास करे या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास करे तो उस पोल का साइज नहीं लेते हैं हम, किसका साइज लेते हैं, सिर्फ ट्रेन का साइज लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टोटल डिस्टेंस आएगा ना वो इन ट्रेन की लेंथ ही होगी, ठीक है। या कोई प्लेटफॉर्म होगा फिर हम उसको ऐड करते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि 2 ट्रेन से इक्वल लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो एक पोल को क्रॉस करती है 18 और 12 सेकंड, मतलब ये 18 सेकंड में क्रॉस करती है पहले वाली, दूसरी 12 सेकंड में। हमें बताना है कि ट्रेन जो है वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखो। अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रेन ए की बात करता हूँ, ट्रेन ए जो है उसका लेंथ कितनी और डिस्टेंस कितना है उसका, देखो ना स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है स्पीड आपकी। अगर सपोज करो डिस्टेंस आपका इसका कितना है डी, और ये टाइम कितना ले रहा है 18 सेकेंड, तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा d/18। तो ए की स्पीड आपकी क्या आ जाएगी d/18। इसी तरह बी की स्पीड निकालनी हो तो बी का डिस्टेंस कितना, उसका भी डी है क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, तो डी मैंने डी मानी हुई है, तो यहाँ पर डी बाई क्या आ जाएगा 12। ये दोनों की स्पीड आ गई। आप देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करें, मतलब टोटल टाइम निकालना है। तो भाई टोटल टाइम निकालने का आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाओ, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या है, इसका d है, इसका d है, तो क्या हो जाएगा 2d, ऊपर मेरा आ जाएगा 2d, नीचे आ जाएगा स्पीड, दोनों की स्पीड। तो दोनों की स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड, मतलब जो उनकी स्पीड है उसको ऐड कर दो। मतलब मैं d/18 में किसको ऐड कर दूंगा, d/12 को, ठीक है। यही करना है आपको। तो देखो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका 36, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया 2d प्लस 3d, ये कितना हो जाएगा 5d। मतलब आपका आ गया देखो 2d डिवाइडेड बाय 5d/36 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका d से d गया, तो ये 36 ऊपर चला जाएगा, 2 × 36 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाय 5। तो 72 को 5 से डिवाइड करके देख लो आपका क्या आंसर आता है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो क्या आएगा 14 जाना होता है ना, 14 जा होता है, देखो ना 5 1 5, 2 यहाँ पे गया, 5 4 20, तो 14, तो 14 देखो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में 14.4 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट क्या करना होता है, कंसेप्ट यहाँ पर यही समझने वाला था। अगर किसी पोल किसी पॉइंट को कोई अगर क्रॉस कर रही है ट्रेन वगैरह, तो वहाँ पर पोल का साइज नहीं लेते हैं हम, सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेते हैं। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी थी, रिलेटिव स्पीड में अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसको माइनस कर दो। ऐसा आपको दिमाग में कंसेप्ट रखना है जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का देख लो, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ और 2 नंबर इज 24। एक ही फॉर्मूला याद रखो यार, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी क्वेश्चन आएगा निकल जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को 3 और 6 का, अगर मैं चाहता हूँ कि उसका एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा 3 और 6 का, वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, बस ये आपको याद रखना है। देखो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 24, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है 24। आगे क्या बोला, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 6 2, मतलब उन 2 नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है, उन 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 2। हमें नंबर्स निकालना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर 24 है तो वो 2 नंबर का प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। अब आप 24 के फैक्टर देखो, ध्यान से सुनो, 24 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 24 आता है। एक देखो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, ध्यान से सुनो, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और किसको करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। बाकी तो ये वापस रिपीट हो जाएंगे। अब देखो इनमें से कोई भी नंबर लोगे तो राइट साइड में 24 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट है ना उन 2 नंबर्स का, तो किन्हीं भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई, इन 2 को मल्टीप्लाई करो तब भी 24 आ रहा है, इनको भी इनको भी इनको भी। बट इनमें से आंसर क्या है, वो बोल रहा है इन 2 नंबर का डिफरेंस जो है, आपस में डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। तो देखो 12 और 2 का डिफरेंस 10 है, 24 और 1 का डिफरेंस 23 है,
8 और 3 का डिफरेंस 5 है, 6 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 2, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6 और 4। तो 6 और 4 को जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आता है, प्लस इन दोनों को मैं माइनस करूं, मतलब 6 में से 4 को निकालूं, तो देखो ना ये बोल रहे हैं डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, तो डिफरेंस भी 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके भी 24 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला वही होता है, बट जस्ट उस चीज़ों को थोड़ा घुमाया जाता है ताकि आपकी नॉलेज चेक हो कि आप कितना रट्टा लगा के आए हो या थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए हो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16 क्वेश्चन, हाँ ये आ गया आपका, ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 to 60, तो 10 से 60 के बीच में जो ऑड नंबर है ना, आपने उनका सम बताना है कितना है। देखो सिंपल है, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब 10 से 60 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। वो कैसे पता करो, देखो 10 और 60 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं, 50 नंबर है ना, 50 है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पूछूं 0 से 50 के बीच में कितने नंबर है, 50 नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर इसके बीच में 50 आएंगे, इवन भी 50 आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 10 से 60 के बीच में कितने 50 नंबर हैं ऑड। अगर मुझे क्या बताना है, सम ऑफ ऑड नंबर, ये 10 और 60 के बीच में 50 नंबर, और अगर मुझे बताना है कि ऑड नंबर की मैं बात करूँ तो ऑड नंबर कितने होंगे, 50 को 2 से डिवाइड करो, आधे ऑड होंगे आधे इवन, इसका मतलब 25 इसमें कितने नंबर क्या है ऑड नंबर। अब इन 25 ऑड नंबर का मुझे सम निकालना है। अब ध्यान से सुनो, आपका सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है तो अगर आपको सम निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाए लास्ट टर्म मिल जाए और नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाए तो मैं सम निकाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता चल गई 25 है, मतलब 25 इनके बीच ऑड नंबर है। पहली टर्म पहला ऑड नंबर कौन सा है, 10 ऑड नंबर नहीं है, मतलब पहला ऑड नंबर आपका 11, और यहाँ पर कौन सा है 60 तो ऑड नंबर नहीं है, उससे पहले कौन सा है 50, मतलब लास्ट टर्म आपकी 59 है, पहली 11 है और n आपका कितना है 25, तो कर लो 25/2 और a प्लस एल, a आपका 11 और l आपका कितना है 59 और 11 कितना हो गया आपका 70, तो 70 25/2 इंटू 70, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 35 कितना आ गया 70 और 35 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा कितना आएगा 875, 5 ऑफ 25 तो 875 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, 10 से 60 के बीच में हमें सम इवन भी निकालना होता मैं सेम ही करता, बट वो शुरू 10 से होता, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, जस्ट देखो कितने नंबर से डिवाइड कर दो 2, उधर से आपको पता चल जाएगा कितने ऑड नंबर हैं बीच में। तो आपका एपी का फॉर्मूला होता है सम निकालने का, जैसे एपी का nth टर्म लास्ट टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये दो फॉर्मूले याद। अगर आपको लास्ट टर्म मुझे नहीं दी होती मैं ये भी निकाल सकता हूँ, क्या फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू इनके देयर कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस तो 2 का होता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता थी, पहली नंबर मेरी 11 थी, मैं तब भी निकाल सकता था, ठीक है। यहाँ से भी निकल जाता है लास्ट टर्म, बट आपको तो लास्ट टर्म देख के ही पता चल रहा है 59, तो सम क्या होता है n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आप करोगे वहाँ से आप किसी भी जो प्रोग्रेशन है उसका सम जो है वो निकाल सकते हो। अब आगे आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में तंग करते हैं, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें से मार्क्स आप चुटकियों में निकाल सकते हो, टेंशन मत लो। आई नो टाइम हो गया काफ़ी, 47 मिनट हो गए, 5-10 मिनट लगाते हैं, 10-12 मिनट निकालते हैं, एटलीस्ट 20-21 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। 25 क्वेश्चन मैंने लाए थे बट 20-21 तो करवाऊंगा, बाकी 3-4 आपको होमवर्क दे दूंगा। ये इसके बाद सारे जो 5-6 क्वेश्चन हैं सारे रीजनिंग के, तो यहाँ पर अच्छे से मेहनत करना, यहाँ से नंबर इजीली सिक्योर किए जाते हैं। देखो इन क्वेश्चन में क्या करना होता है यार, अगर बोला कि सम तो ऐसा फिगर बनाओ, ठीक है, मतलब सम दिस इज दिस, सम मतलब कुछ इसका ये है, कुछ ए का बी है, तो ऐसी फिगर। अगर मैं बोलूँ सारे ए बी हैं तो सारे ए बी के अंदर आ जाएंगे, ये ऐसा बनाओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए बी नहीं है, तो बाद में जो क्वेश्चन का आंसर पूछेगा वो कॉमन एरिया देख के हम निकाल सकते हैं। जैसे करके बताता हूँ, कह रहा है पहले खुद भी ट्राई करा करो, ऑल बनानाज आर एप्पल, सारे के सारे बनाना जो हैं वो क्या है एप्पल हैं, तो मतलब सारे के सारे बनाना किसके अंदर आ जाएंगे, एप्पल के अंदर आ जाएंगे, मतलब एप्पल के बच्चे हैं बनाना, ये याद करो। सम एप्पल्स आर ऑरेंज, कुछ एप्पल्स, ये एप्पल्स है ना, कुछ एप्पल्स जो हैं वो क्या है ऑरेंज है, मतलब इनके बीच में थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है, कुछ एप्पल हमारे पास ऑरेंज है। कह रहा है ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स, सारे के सारे ऑरेंज किसके अंदर आते हैं, ग्रेप्स के अंदर आते हैं, तो मैं मान लेता हूँ सारे के सारे ऑरेंज मेरे किसके अंदर आ रहे हैं, ग्रेप के अंदर आ रहे हैं। अब पूछा कंक्लूजन बताओ, इसका कंक्लूजन क्या, देखो कह रहा है सम ग्रेप्स आर बनानास, कुछ ग्रेप्स जो हैं बनानास हैं। देखो ग्रेप आपके यहाँ पर है, ग्रेप ये है आपका, ध्यान से देखो ग्रेप यहाँ पर है, यहाँ तक है ग्रेप आपका, और बनाना सिर्फ यहीं तक है। क्या इनके बीच में कोई कॉमन एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। अगर ये सम ग्रेप्स आर बनानास होते तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमन एरिया आना था, बट नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत है। सम ग्रेप्स आर एप्पल, कुछ ग्रेप्स एप्पल हैं, देखो ग्रेप्स यहाँ तक हैं और एप्पल यहाँ तक हैं और इन दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है।
थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, सम ऑरेंजेस आर बनाना, तो ऑरेंज आपके यहाँ तक हैं, बनाना आपके यहाँ तक हैं, तो ऑरेंज और बनाना में भी कोई लिंक नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ओनली टू फॉलोज, तो ओनली टू फॉलो इसका हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग किसी और वे से भी करते हैं, बट मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और जब भी करता हूँ तो मेरे निकल ही जाते हैं, तो आप भी करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ स्टेटमेंट कंक्लूजन, देखो एक बात, स्टेटमेंट कंक्लूजन में खुद से फूड नहीं मारनी, काइंड ऑफ मतलब ये नहीं कि आपको जो दिया हुआ है ना वही यूज़ करना, ये नहीं है कि अगर आपको मैं बोलूँ पुअर है तो पुअर की जगह मैं नॉट रिच बोलूँ तो आप मान लो कि नॉट रिच पुअर ही होगा, ऐसा नहीं होता। वो इंग्लिश अलग है कि नॉट रिच पुअर है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में दिखेगा आपको। कह रहा है ऑल बेगर्स आर पुअर, सारे के सारे जो बेगर्स हैं ना वो पुअर हैं, बस ये मेरे पास स्टेटमेंट, इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है, और मुझे कुछ नहीं पता। अब देखो और सोचना भी मत। अब कह रहा है इफ़ ए इज़ अ बेगर, अगर कोई बेगर है तो वो पुअर है, भाई बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कुछ गलत। देखो कह रहा है कि सारे बेगर पुअर हैं, सारे बेगर पुअर में होते हैं, और अगर मैं बोल लेता हूँ ए बेगर है तो बेगर है तो वो ए पुअर भी है, तो बिल्कुल है ना। अगर सारे के सारे बेगर पुअर के अंदर आते हैं, देखो अगर आप 3 भाई हो, ठीक है, आप एक पापा के अंडर आते हो, ध्यान से सुनो, अगर आप एक पापा के अंडर 3 भाई हो, आप अपने पापा के अंडर आते हो, तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अगर आप 3 भाइयों में से एक हो तो आप अपने पापा के अंडर हो। वही कह रहा है कि अगर बेगर्स पुअर के अंडर आते हैं, तो अगर मैं एक बंदे को बोल देता हूँ ये बेगर है, इसका मतलब ये पुअर भी है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। अब कह रहा है इफ़ ए इज़ नॉट रिच, अगर ए रिच नहीं है तो ए बेगर है, भाई ये तो काट ही दो, नॉट रिच का तो कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पर है, तो ये मैं नहीं करूँगा। इसी तरह इसको भी काट दो, ये ए इज़ रिच, मैं कर ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि रिच तो बताया ही नहीं है, रिच नॉट रिच का यहाँ पर। थर्ड देखो, ऑल दोज हु आर पुअर, सभी वो जो पुअर हैं वो बेगर्स हैं, सारे पुअर बेगर्स हैं। नहीं भाई ये पुअर है ना, ये जो आते हैं क्या ये बेगर्स हैं? नहीं है, सारे बेगर पुअर में आते हैं, बट पुअर एक बहुत, पुअर आपके फादर हैं, बड़े हैं, आप बच्चे हो, ठीक है, आप पापा के अंडर आते हो, पापा आपके अंडर नहीं आते हैं, तो बेगर्स पुअर के अंडर आते हैं, पुअर बेगर्स के अंडर नहीं आते हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। जब मैं मैथ रीजनिंग और आपको पढ़ा रहा होता ना कंसेप्ट, मतलब आप बोलते हो कि सर आप लेक्चर कम लगाते हो रीजनिंग का, मैं इसलिए नहीं लाता कि यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप मतलब समझोगे, मतलब मेरे को देखोगे, वो मतलब वैसे पढ़ाने में मज़ा आता है। अगर मतलब कोई डिजिटल बोर्ड या अब ऑफलाइन क्लास हो या डिजिटल बोर्ड हो ना, तो आप सामने मुझे देख रहे होगे, तो वो मुझे लगता है एक इंटेंसिटी से आपके दिमाग में घुसता है। बाकी जो जीके वीके पढ़ानी हो तो वो तो ऐसे मेरी आवाज़ से भी काम चल जाएगा, बट ऐसे चलो इन फ्यूचर अगर हुआ नहीं, बट आपको ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो यही मैं चाहता हूँ। अब ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है ना, डायरेक्शन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजिली यहाँ से नंबर सिक्योर किए जाते हैं। कुछ नहीं है, 4 डायरेक्शन बना लो, जब भी ये क्वेश्चन करना ऐसे बना लो, ठीक है। ऊपर आपका नॉर्थ है, ठीक है, नीचे आपका साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, बस इतना कर लो, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। क्या कह रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, भाई जब भी पॉइंट से स्टार्ट किया यहाँ से शुरू करना है। राजू 12 मीटर चला नॉर्थ में, तो राजू और 12 मीटर यहाँ पर चले गए नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद ही टर्न राइट, तो इधर से राइट, अपनी राइट मुड़ना है। देखो ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसका राइट देखना है, इसका राइट ये हुआ, तो अब राइट साइड कितने मोड़ा, 10 मीटर, तो राजू को मैंने 10 मीटर राइट मोड़ दिया। देन ही अगेन मूव राइट, तो यहाँ का राइट कौन सा है, नीचे वाली तरफ, तो ये अगेन राइट मूव किया और कितना चला, 12 मीटर, मतलब यहाँ पर ये पहुँच गया। देन ही टर्न लेफ्ट, मतलब ये नीचे वाली तरफ जा रहा था साउथ, अब वो लेफ्ट मुड़ा, तो नीचे वाली तरफ अपना मत देखो, ये नीचे आ रहा है, इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है, इसका मतलब ये यहाँ पर मुड़ा, तो लेफ्ट कितना मुड़ा, 5 मीटर। हमें ये बताना है पहली बात उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन तो वो ईस्ट है, देखो इस तरफ मुड़ के जा रहा है, तो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो डायरेक्शन तो ईस्ट है, ये काट दो, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है। अब बोल रहा है डिस्टेंस कितना है, यहाँ से जिसने स्टार्ट किया था यहाँ से कितना डिस्टेंस है, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो ये कितना है, 10 मीटर, और आगे कितना चला है, 5 मीटर, टोटल कितना चला, 15 मीटर, 15 मीटर इसने डिस्टेंस चला टूवर्ड्स ईस्ट। तो क्या है यार ये क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है, अगर छोड़ोगे तो बेवकूफ़ी है। हाँ अब देखो आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया, सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, विच ऑप्शन विल रिप्लेस द सिंबल इन द गिवन सीक्वेंस, तो सिंबल को रिप्लेस करना आपने। देखो 19, 2, 38, 3, 114, 4 डैश। वैसे मैंने आपको सारी तरह के क्वेश्चन बताए हुए हैं कैसे आ सकते हैं, यार ये सामने देख के लग रहा है। 19 का टेबल, 19 2 ज़ा 38 होता है ना, 19 2 ज़ा 38, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सर हमें ऐसे नहीं आता, ऐसे करिए, 8 8 3 ज़ा 24, 4 लगा 2, 3 3 ज़ा 9, 2 11, तो 140, मतलब इसने 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 114 आ गया।
अब आपने क्या करना है, 114 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बस करना था। 4 4 से क्या होता है 16, 4 4 से क्या होता है 16, मतलब नहीं 16 आ जाता है, एक कैरी, 4 1 जा 4 + 1 5, तो मतलब लास्ट पे 56 आना चाहिए। तो इन दोनों में 56 आया तो 4 1 जा 4, तो 456 आपका आंसर था, ऑप्शन डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 456 आपका आंसर है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है क्योंकि अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो एक दो क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, बस एक और इसके बाद एक और क्वेश्चन कवर करूँ, उसके बाद जो एक दो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करोगे। 25 क्वेश्चन पूरे थे। कहता है शाम जो है उसने 20 मिनट, सॉरी पहले बना लेते हैं हम डायग्राम। हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। शाम चले 20 मीटर साउथ, तो 20 मीटर ये चला साउथ में, ठीक है, 20 मीटर साउथ में चला। देन ही टर्न हिज लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट मुड़ गया, वो नीचे जा रहा था और लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट उसका इधर हुआ, कितने चला, लेफ्ट मुड़ने के बाद ये चला 15 मीटर, कितना चला 15 मीटर, तो ये 15 मीटर यहाँ पर चल गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट, तो इधर का लेफ्ट, इधर का ये राइट है और ऊपर वाला लेफ्ट, तो अगेन लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 20 मीटर, तो यहाँ पर वापस 20 मीटर मिला। देन ही टर्न इज राइट, उसका राइट कहाँ, इस तरफ, राइट मुड़ा और कितना चला 10 मीटर, ठीक है। हमें बताना है डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग में डायरेक्शन तो ईस्ट है, आपको दिख गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ईस्ट है, तो ईस्ट कौन से वाला है, ये वाला और ये वाला। अब डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो यार ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है ना, तो ये तो आ गया 15 और 10 आगे चला, 15 10 कितना होता है 25 मीटर ईस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर लगेगा दिमाग। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, सीरीज में नेक्स्ट नंबर निकालना है आपको। 757, 613, 513, 449, 413। पहले तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहे हैं, देखो डिक्रीज हो, इसका मतलब यहाँ पर माइनस हो रहा है कुछ, ठीक है। पहले माइनस करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या माइनस क्या हो रहा है, वो समझेंगे थोड़ा। देखो 757 में से 613 को माइनस करो, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, 144 आ गया। थोड़ा ना दिमाग भी लगाओ, जब भी ऐसे आपको थोड़े बहुत स्क्वायर्स क्यूब्स याद होने चाहिए, पहले 10 स्क्वायर या 10 क्यूब याद है। 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है। अभी मैं ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा है, मे भी ये कंसेप्ट ना हो, बट मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ कि 144 12 का स्क्वायर होता है। अब इसको देखो, ये आ गया 100, ये तो 100 है सामने दिख रहा है, इसको इससे माइनस करो 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10, मतलब ये 12 का स्क्वायर हो रहा है माइनस, यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। अगर एक और बार मेरा कंसेप्ट चल गया तो मान लूँगा यही होगा। अब 513 में से 449 को माइनस करो, 9 4 13 हो गया, तो 6, ये आ गया कितना चोट, तो चोट किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। देखो पहले 12 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, फिर 10 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, फिर 8 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। अब देखो क्या है, ये यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, मैं देखता हूँ, तो ये कितना हो गया 3 + 6 हो गया 9, 1 + 3 4 36, बिल्कुल ये 6 का स्क्वायर होता है। तो अब उसके बाद किसका स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर, इसमें से आपने क्या करना है 4 का स्क्वायर माइनस करना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब आपने 413 में से किसको माइनस करना है 16 को माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है 16 को माइनस कर देना है 413 में से, तो 7 6 13, तो लास्ट में आपका ऑप्शन 7 होना चाहिए, तो 397 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये वैसे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालना, ये आपको कौन से पढ़ाया था, एलसीएम एचसीएम में पढ़ाया था, तो वो वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, पीडीएफ में अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आंसर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो देख लेना। बाकी जो पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया OMR बेस्ड, तो एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार फुल लेंथ OMR बेस्ड टेस्ट दे दो। ये 3 टेस्ट हमारे हुए थे, बट ये अभी वेबसाइट में कैसे इनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, वह उसको देख लेना, 5-6 मिनट की वीडियो समझ आ जाएगा। इसको OMR शीटें डाउनलोड करना, उसका प्रिंट निकालना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना और सॉल्व करना, आपको हेल्प मिलेगी। और कल वाले जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बहुत अच्छे से एग्जाम करना, और एग्जाम के बाद अपना फीडबैक आप मुझे दे देना, अगर आप देना चाहते हैं तो। कहाँ पर दोगे फीडबैक देना हो तो awakening classes 1343@gmail.com। अगर यहाँ पर नहीं देना चाहते तो आपके टेलीग्राम में जो आते हैं ना आपके एडमिन, उनको बोल देना, वो मेरे तक पहुँचा देते हैं। वैसे मैं एक तो पहली बात, जो आप मैसेज करते हो टेलीग्राम पे वो एडमिन को करते हो, ना कि मुझे, मेरे को पर्सनली मैसेजेस नहीं पहुँचते हैं, वो मेरे तक पहुँचा दें, तो आप उनको भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि अगर आपका टीचर आपके लिए इतने कुछ कर रहा है तो आप भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दो टुवर्ड्स योर टीचर्स गोल। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।